मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बैनुल-अक़वामी सेमिनार के इस दिन के आखिरी और चौथे इजलास में आप सबका खैर मक़दम है। इस इजलास में हमारे ईरान से तशरीफ़ लाए फ़ाज़िल मक़ाला निगारान हज़रात मक़ालात पेश करेंगे और इस सेशन की सदारत फ़ारसी दुनिया की मुमताज़ अदीब व दानिशवर प्रोफ़ेसर आज़र मीतुख़ साहिबा फ़रमाएँगी। प्रोफ़ेसर आज़र मीतुख़ सफ़ी साहिबा से दस्तबस्ता गुजारिश है कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा प्रोफ़ेसर मोहम्मद रज़ा नसीरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफ़ेसर करीम नजफ़ी बरसीगर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफ़ेसर अख़लाक़ अहमद आहन साहब, प्रोफ़ेसर अरशदुल क़ादरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर जावेद निजात साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रात, इस सेशन की निज़ामत डॉक्टर सैयद वजाहत मज़हर साहब फ़रमाएँगे और मैं उनसे इससे पहले कि गुजारिश करूँ, दो किताबों की रस्मी रूनुमाई का प्रोग्राम यहाँ पे होना है। एक सेकंड में हाज़िर हुआ। जी पढ़ना पहले आप तशरीफ़ मैं चेयर लगवा रहा हूँ। हज़रात, मौलाना बाक़र शम्स लखनवी साहब की शख्सियत से हम सब वाक़िफ़ हैं और हम नहायत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आज उनके नवासे डॉक्टर वक़ार हैदर साहब अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं और जनाब बाक़र शम्स साहब की दो तसानीफ़ जो बड़ी मुमताज़ तसानीफ़ हैं, एक दास्तान लखनऊ और एक दबिस्तान लखनऊ, तो उसकी रस्म रूनुमाई के लिए मैं सबसे पहले वक़ार हैदर साहब और प्रोफ़ेसर अनीस अशफ़ाक़ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ ताकि उसकी रस्म रूनुमाई अंजाम पा सके। जी, पहले आपसे कहता हूँ, पहले आपसे ठीक, मैं इसे पूछता हूँ। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो दो किताबें अभी आपके सामने आई हैं, दास्तान लखनऊ और दबिस्तान लखनऊ, ये दरअसल बहुत पहले शाया हुई थी और क़दीम तबात का जो वो था तरीक़ा,
उसके एतबार से इनकी इशाअत हुई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल नए रंगो आहंग के साथ और जदीद तबाद और कंप्यूटर टाइपिंग के साथ अब आपके सामने पेश की जा रही हैं। दोनों किताबें बहुत अहम हैं। 1000 सफ़ात पर ये मुश्तमिल दोनों किताबें हैं। 500 सफ़ात दास्तान लखनऊ और करीब करीब 500 सफ़ात दबिस्तान लखनऊ। बस मैं बहुत मुख्तसरन आपको बता दूं कि लखनऊ ये मौलवी बाकर शम्स का ताल्लुक़ एक तरह से वो माहिरीन लखनवियात में शुमार होता है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। लखनऊ से उनका ताल्लुक़, ख़ानवादा भी उनका लखनऊ का, ख़ुद लखनऊ से उनकी दिलचस्पी। तो ये किताबें इस एतबार से बहुत अहम हैं कि इन दोनों किताबों की दस्तावेज़ी हैसियत है। आपको लखनऊ के बारे में कुछ भी जानना हो, अदब के बारे में, तहज़ीब के बारे में, ज़बान के बारे में, सक़ाफ़त के बारे में, तमद्दुन के बारे में, फ़नून लतीफ़ा के बारे में, तारीख़ के बारे में, ज़ेवरात के बारे में, पोशाकों के बारे में, रसूम व रवाज के बारे में, मज़हबियात के बारे में, तो ये किताबें आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। जहाँ तक लखनऊ का ताल्लुक़ है, बड़ी बेतासुबी के साथ, बहुत गैर जानिबदारी के साथ ये किताबें लिखी गई हैं। इनकी एक दस्तावेज़ी हैसियत है और ये पड़ोस के मुल्क से भी शाया हो चुकी हैं। यहाँ हम रेख्ता के भी शुक्रगुज़ार हैं। यहाँ हमारे सलीम सालिम साहब एक वहाँ के एक रुकन की हैसियत से मौजूद हैं। तो यहाँ इसे रेख्ता ने एक नई आबोताब, एक नए रंगो आहंग के साथ शाया किया है। और उस ज़माने में, बस ये एक दो जुमले के, उस ज़माने में एक फ़ैशन बन गया है लखनऊ कुशी का और लखनऊ फ़रोशी का। तो लखनऊ को एक तरफ बेचा जा रहा है और एक तरफ अभी तक लखनऊ को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। तो उन दोनों हैसियतों में आप इस जब किताब का मुतालिया करेंगे तब आपको मालूम होगा कि असल लखनऊ क्या है, वाकई लखनऊ क्या है। पूरे लखनऊ को समझने के लिए और लखनऊ की पूरी तहज़ीब को जानने और समझने के लिए ये दो किताबें जो हैं ये आपकी रहनुमाई फरमाएँगी। ये बड़ा गहरा क़द्र इल्मी काम भी है, तहक़ीक़ी काम भी है और लिसानी काम भी है। तो बस ये एक तारुफ़ी कलिमात थे। अब उनके नवासे यहाँ मौजूद हैं। बाकी हम जिन असल इजरा जो अंजाम पाया है वो हमारी प्रोफेसर आज़म मीरदुख्त के हाथों। दो जुमले मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, वो कहेंगी, और दो जुमले उनके नवासे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक़ार हैदर साहब दो जुमले के। आदाब व तस्लीमात। बहुत शुक्रिया अनीस अशफाक साहब और गालिब इंस्टीट्यूट। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे नाना मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर शम्स साहब क़िबला कहते थे कि लखनऊयत एक कैफ़ियत का नाम है जिसका सही मायनों में इदराक तो इस गहवारे तहज़ीब से बाहर मुमकिन नहीं। ताहम इसकी कुछ झलक इसके अनासिर तरतीबी की वाक़फ़ियत से शायद बिलवास्ता हासिल हो सके। और वो हमेशा उनकी ये कोशिश रही कि लखनऊयत को सिर्फ लखनऊ वालों तक महदूद ना रहने दिया जाए, बल्कि इसका फैज़ तबरुकन लखनऊ शनासी के मुश्ताक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचे। तो ये दास्तान लखनऊ और दबिस्तान लखनऊ की इशाअत का मकसद इसी गिरा कदर तहज़ीबी विरसे को आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखना है। जैसे कि उनका एक पसंदीदा शेर था अख्तर शिरानी का कि मिट चुके हैं गर्चे ताजो ताजदारे लखनऊ, मिट चुके हैं गर्चे ताजो ताजदारे लखनऊ, फिर भी ज़िंदा है अभी रूहे वक़ार लखनऊ। आदाब। बहुत ही खुशी के साथ मैं इन दोनों किताबों के बारे में दो जुमले कहना चाहती हूँ, दबिस्तान लखनऊ और दास्तान लखनऊ। दरअसल ये बहुत ही वक्त का तकाज़ा हैं ये किताबें,
और अब जबकि हम उस हिंदुस्तान की पुरानी तहज़ीब को जिसका बहुत बड़ा माखज़ और मंबा ख़ुद लखनऊ का शहर रहा है, और काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की, मेरा अपना ख़ानदान लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है, तो उस तमीज़ व तहज़ीब और उस ज़बान और उसके आदाब को जब रफ्ता रफ्ता हम सब, उसमें मैं किसी न कम्युनिटी की तख़सीस करती हूँ, न किसी मज़हब की तख़सीस करती हूँ, इस दौर की तख़सीस करती हूँ कि इस दौर के ख़वातीन व हज़रात और बच्चे बच्चियाँ उस तहज़ीब को, उस दबिस्तान लखनऊ को और उस दास्तान लखनऊ को फ़रामोश करते जा रहे हैं। तो ये वक्त है उनको जगह देने का, और मैं मुबारकबाद देती हूँ आपको, अनीस अशफाक साहब को और रेख्ता वालों को कि उन्होंने बड़ी बरमहल और बरमौका ये दोनों किताबें यहाँ शाये की हैं। और मुझे यकीन है कि इन किताबों से कम इस किताब का एक तजवीज़ है मेरी, इस किताब का तर्जुमा आप उस ज़बान में भी करवाइए जिस ज़बान को आजकल के लोग ज़्यादा जान रहे हैं। मैं उस ज़बान का नाम लेना चाहती हूँ, नहीं लूँ तो भी लूँ, बात आप लोग समझते हैं, क्योंकि इसका सर्कल शायद फिर भी कम रहे और उसमें आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी। अनीस अशफाक साहब, बहरहाल आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है लखनऊ को, उसके लिए हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं, और पूरी ये तहज़ीब, उत्तर प्रदेश की तहज़ीब और इस मुल्क की तहज़ीब आपका शुक्रिया अदा करती है। आपने बाहर के मुल्क में होकर वो काम किया कि जिसकी तौफ़ीक़ हम लोगों ने यहाँ हुई। बहुत लोगों ने लिखा है, मगर ये कि अब जदीद दौर में आपने इसकी तरफ तवज्जो की, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हज़रात, प्रोफेसर करीम नजफ़ी वर्ज़ीगर साहब ने गालिबियात के साथ ताल्लुक़ से ईरान में रहते हुए जो ख़िदमत अंजाम दी हैं, उसका एक इजहार ये एक उनकी किताब है, उन्होंने एडिट की है गालिब की, महर नीम रोज़। हम सब इस किताब से वाकिफ़ हैं कि गालिब ने तारीख़ को 2 हिस्सों में महर नीम रोज़ और माह नीम माह के उन्वान से तरतीब देने की कोशिश की थी। महर नीम रोज़ तो शाये हुई, माह नीम माह लिखी नहीं गई। इस किताब की रस्मी इजरा के लिए मैं प्रोफेसर आज़र उम्मीद सफ़ी साहब और साहब स्टेज पे मौजूद तमाम हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी रस्मी इजरा फरमाएँ। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब अब से तकरीबन 2 सदियों से उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अजीम शायर के तौर पर बर-ए-सग़ीर हिंद पाक के अदबी और इल्मी मंज़रनामे पर छाए हुए हैं। दुनिया की तकरीबन सभी अहम ज़बानों में उनके कलाम के तराजिम किए जा चुके हैं। उनकी क़द्र शनासी की कोशिशें भी हमेशा से की जाती रही हैं। कई मायनाज़ इदारे उनके नाम पर कायम किए गए हैं। फ़िल्में और सीरियल भी उनके हमागीर पहलुओं को उजागर करने के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में कई जगह उनकी शख्सियत और फ़न पर रिसर्च की जा रही है और सेमिनार और म्यूज़ियम सिम्पोजियम मुनक़िद किए जाते रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी यह सह रोज़ा बैनुल अक़वामी गालिब सेमिनार है, जिसके 4थे सेशन की निज़ामत का मौका इस नाचिज़ को दिया गया है। मैं डॉक्टर सैयद वजाहत मज़हर आप तमाम हाज़रीन जलसा का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है उर्दू ज़बान और अदब के एक स्कॉलर डॉक्टर अरशदुल क़ादरी साहब। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पोडियम पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मज़ामीन से हमें नवाजें। जी जी।
गालिब नाम आवरम नामो निशानम मपुरस हम असदुल्लाहम व असदुल्लाहियम। सबसे पहले तो मैं गालिब इंस्टीट्यूट का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस हीच मदान को इस इल्मी और अदबी महफ़िल में सामा खराशी का मौका अता फ़रमाया। और चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा बग़ैर किसी तमहीद के सदर मोहतरमा की इजाज़त से मैं अपना मकाला पेश करने की जसारत करता हूँ। बेताज़गी दर दहर मुकर्रर नमी शवद नक्शी के किल के गालिब खूनिन रकम कशद। जब गालिब की बात आती है, अभी कई मकाले हमने सुने। आपका उन्वान क्या है मकाले का? ये मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, उस तमहीद की तरफ आ रहा हूँ कि मैंने अपने मकाले में किन चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है। गालिब के हवाले से सबसे पहले जो बात आती है, तो एक पहला जो तासुर हमारे जहनों में आता है वो ये कि गालिब अला कुल्ले गालिब, यानी वाकई गालिब की शख्सियत ऐसी हमागीर है कि वो हर चीज़ पर गालिब हैं। और जब गालिब की ज़िंदगी कहा जाता है ना कि उसका एक शायर का जो क्राफ्ट है वो अलग होता है, उसकी ज़िंदगी अलग होती है, लेकिन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, दोनों लाजिम व मलजूम हैं। गालिब की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो 4 शहर आगरा, दिल्ली, बनारस और कलकत्ता, ये बहुत ही अहम सुतून शुमार किए जाते हैं। ये अनासिर गालिब की ज़िंदगी के अनासिर अरबा हैं, और मैंने इन्हीं अनासिर से इस शेर की मुताबिकत से इन अनासिर को जोड़ने की कोशिश की है इस शेर के हिसाब से, कि शेर उस फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नए नहीं है। लिहाजा मैं अपने मकाले का आगाज़ इस शेर से करता हूँ। दरिन दुनिया कसी बेगम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो गम का मारा ना हो, और अगर वो ऐसा है कोई शख्स तो फिर वो इंसान नहीं है। गालिब भी इस अम्र से मुस्तस्ना नहीं है। वो एक इंसान थे और गर्दिश मुदाम से उनका भी दिल घबराता था। अलावे बरी वो एक दिल दर्दमंद रखते थे, और कोई संगो खिश्त से बनी हुई मूरत न थे कि दर्द से उनका दिल न भर जाता हो। गालिब का दर्द व गम से अज़ली रिश्ता था, इसीलिए वो इस बात का एतराफ़ करते हैं, है सब्ज़ाज़ार यहाँ हर दरो दीवार गम कदा, जिसकी बहार ये हो उसकी ख़ज़ा न पूछ। लिहाजा गालिब के यहाँ नाला व फरियाद अपने फितरी रूप में बग़ैर किसी तसन्नो के पूरे आबो ताब के साथ जलवागर है। अगर गालिब ये कहते हैं कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंदे नए नहीं है, तो ये नाला व फरियाद गालिब के ख़ास जहनी कैफियत के गम्माज हैं। दादो फरियाद का उन्सुर गालिब के उर्दू दीवान के पहले शेर से मुतरश्शा है, जहाँ वो नक्श को फरियादी बनाकर पेश करते हैं। नक्श दरअसल इंसान है जो सूरत तस्वीर बेज़बान है और ज़बान बेज़बानी से फरियाद कर रहा है, और ये बेज़बानी ही उसके फरियादी होने की दलील है। लिहाजा फरियाद बेज़ात ख़ुद किसी नाला व नगमा की पाबंद नहीं है। एक नुक्ता मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गालिब के यहाँ तनाकुज़ भी बहुत ज़्यादा है। पैराडॉक्स कहते हैं ना कि महफिल यहाँ तो मेरे नाले को भी एतबार नगमा है, एक जगह वो अपने नाले को नगमगी का रूप दे देते हैं। मैं उस तरफ अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने असल मौजू की तरफ फिर आता हूँ। जब हम नाले की बात करते हैं, फरियाद की बात करते हैं, तो बुलबुल की तरफ हमारा जहन फितरी तौर पर मुतवज्जे होता है। बुलबुल की नवा हमारी मशरिक़ी शायरी का ख़ासा रहा है। बुलबुल के नालों की सहर अंगेज़ी अभी तक हमारे जहन व दिमाग पर तारी है। लेकिन ये अम्र गौर तलब है कि बुलबुल जिसे मुखातिब कर सादी और हाफिज़ जैसे शुआरा ने नाला व फरियाद की असर अंगेज़ी हासिल की है, गालिब के यहाँ उसकी ताबीर मुनफरिद और जुदागाना है। सादी कहते हैं कि ए बुलबुल अगर नाली मन बातो हम आवाज़म तो इश्क़ गुली दारी मन इश्क़ गुल अंदामी। हाफिज़ इसी ख्याल को मज़ीद वसअत देते हुए कहते हैं, बेनाल है बुलबुल अगर बामनत सरे यारीस्त के मादो आशिक़ ज़ारीम व कार मा ज़ारीस्त, कि ए बुलबुल अगर तुझे मेरे साथ हमसरी का दावा है तो नाला व जारी करो, क्योंकि हम दोनों आशिक़ ज़ार हैं और हमारा काम ही गिरिया व जारी करना है। जहाँ हाफिज़ नाला व फरियाद में बुलबुल की रफ़ाक़त के ख़्वाह नज़र आते हैं ताकि उनके नालों की बाज़गश्त तादेर कायम व दायम रहे, वहीं दूसरी तरफ गालिब नाला व फरियाद में बुलबुल का हमनवा बनना पसंद नहीं करते।
बल्कि अपने नाले की तासीर से बुलबुल को मुक़ल्लिद बनाना चाहते हैं। गोया गालिब को ये दावा है कि जो सोज़ो गुदाज उनके यहाँ है, बुलबुल के यहाँ भी वो चीज़ नहीं है। ख़ुद गालिब के कौल के मुताबिक आतिश दोज़ख में भी नाले की हिद्दत और गर्मी मफ़क़ूद है, क्योंकि उन्हें कुदरत ने जो सोज़े गमहाए नहानी अता किया है वो और ही शय है। लिहाजा वो अपने नाला व फरियाद से बुलबुल को मुतासिर करते हुए यूँ नज़र आते हैं, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख़ां हो गईं। याद रहे कि एक उसलूब की तश्कील में कई अवामिल कार फरमा होते हैं, जिनमें मौजू, शख्सियत और माहौल को बहुत अहमियत हासिल है। गालिब के यहाँ अगर नाला व फरियाद बग़ैर किसी तसन्नो के अपने फितरी सूरत में क़ारीन की रूह की गहराई तक उतर जाता है, तो उसमें बड़ी हद तक उस माहौल का अमल दखल है जिसका वो परवरदा है। वो माहौल जहाँ उसका बचपन ऐशो इशरत में गुज़रता है, लेकिन ऐशो इशरत की वो घड़ियाँ लम्हाती साबित होती हैं और खुर्द साली में ही मुशफ़िक़ बाप और चचा का साया सर से उठ जाता है। अयालदारी का बोझ, मफलूकुल हाल दीवाना भाई की ज़िम्मेदारियाँ, कर्ज़दारों के मुतालबे, माली तंगी और रोज़ बरोज़ नई परेशानियाँ। ज़ाहिर है गालिब ने इन मौक़े के लिए ही ये कहा होगा कि नौमीदी माँ गर्दिश अय्याम न दारद, रोज़ी के सियह शुद सहर शाम न दारद। नाला व फरियाद गालिब के आसार में मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर हुए हैं। ये नाले और फरियाद कभी ज़बान हाल से नवाब अहमद बख्श खान की बददियानती का गिला करते नज़र आते हैं, तो कभी कर्ज़दारों के लगातार तकाज़ों से घबरा कर नवाब मोहम्मद अली ख़ान सदर अमीन बांदा और सैयद अली अकबर तबातबाई मुतवल्ली इमामबाड़ा हुगली से इआनत और इस्तानत के तालिब होते हैं, तो कभी मौलवी सराजुद्दीन अहमद के हुजूर पेंशन के केस से मुताल्लिक़ मज़ीद तलाश व तफ्तीश के मुतमन्नी, तो कभी मुआसिराना अदबी नुक्ताचीनियों से अफसरदगी की सूरत में, तो कभी ज़माने की नाकदरी की शिकायत में, तो कभी माली तंगी की झुंझलाहट में। गर्ज़ ये कि गालिब का हसास दिल गमे रोज़गार के नश्तर से न जाने कितनी बार ज़ख्मी हुआ है और हर बार नाला व फरियाद की उसने एक मुनफरिद तस्वीर पेश की है। मिसाल के तौर पर पेंशन का कज़िया गालिब के ज़िंदगी का सबसे जंजाल आमेज़ वाक़या तस्वुर किया जाता है। अपने हक़ और इंसाफ के लिए उनकी जिद्दोजहद और अरबाब हल्लो उक़्द से उनकी कशमकश उनके ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश वाक़या है। उनके उर्दू और फ़ारसी ख़ुतूत ऐसे ही मज़ामीन से पुर हैं, जिनमें वो पेंशन केस में मिली नाकामियों को से अफसरदा होकर महरूमी किस्मत का गिला करते नज़र आते हैं और हत्ता के मरने की आरज़ू भी कर बैठते हैं। किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी न हुआ। ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि पेंशन केस ने गालिब को चैन से जीने न दिया। उसकी खातिर उन्हें अपनों से बैर मोल लेना पड़ा, सफ़र की कुल्फ़तें बर्दाश्त करनी पड़ी और गरीबुल वतनी का दाग झेलना पड़ा। दयारे गैर में उन्हें न जाने कितनी मुफ़ाहमतें करनी पड़ी होंगी, कितने मसलहत अंदेशी के तकाज़े निभाने पड़े होंगे, कितनी बार उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई होगी। इसका अंदाज़ा ज़ैल के शेर से होता है, जिसमें शायद वो इन्हीं कैफियत से मग़लूब होकर बेख्तियार कह उठते हैं, मुझको दयारे गैर में मारा वतन से दूर, रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। क़ज़िया पेंशन से मुताल्लिक़ गालिब की बेबसी और बेकसी का बरमला इजहार राय छजमल खत्री के नाम लिखे उनके ख़त से होता है। ये ख़त उनके कलकत्ते के सफ़र से कुछ अरसे पहले का है, जब वो गालिबन फ़िरोज़पुर में नवाब अहमद बख्श खान की आमद के मुंतज़िर थे। गालिब की कशाकशी, वामानदगी और बेचारगी इस ख़त के एक एक लफ्ज़ से ज़ाहिर है। फ़िरोज़पुर में सब्र आज़मा और हौसला शिकन इंतज़ार ने उनके हौसले पस्त कर दिए थे और उनकी कैफियत एक ऐसे शख्स की सी हो गई थी जो आसमान से गिरकर खजूर पर अटका हो। वो अपनी दिली कैफियत का इजहार यूँ करते हैं, चूँकि फ़ारसी के भी कई दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं, इसलिए चाहता हूँ कि फ़ारसी का पहले इक़्तिबास पढ़ूँ, उसका तर्जुमा भी पेश कर दूँ। चे नालेहा के अज़बी में रुसवाई अज़ दिल ता ज़बान ना रसीदे खून मी गर्दद, वचे खून हाँ कि अज़ दर्द बीकसी बे किस्वत अश्क अज़ चश्म बिरून मी रवद, चारे रंज बेदिली मादूम व पायान कारहा नामालूम, पैदा अस्त के अज़ कफस जस्तेई बेदाम उफ्तादे रा चे हाल खाहद बूद, जलाए वतन व अज़म सफ़र व आलाम गुरबती मुसीबती इस्त के नसीब ही चाफरीद मबाद। कितने नाले हैं कि खौफ रुसवाई से मेरे लबों तक आने से पहले ही खून हो जाते हैं, और कितने अमवाज खून हैं कि दर्द बेकसी के बाइस अश्कों की शक्ल में आँखों से रवां हैं।
इस रंज बेदिली का इलाज भी मफकूद है और अंजाम कार भी नामालूम। जाहिर है कि कफस से निकलकर दाम में फंसने वाले तायर का क्या हाल होगा। हिजरत, सफ़र और गरीबुल वतनी का दाग ये ऐसी मुसीबतें हैं कि किसी के किस्मत में ना लिखी हों। नवाब अहमद बख्श खान गालिब के खुस्र इलाही बख्श खान मारूफ के सगे भाई थे। नीज़ उनकी हमशीरा नसरुल्लाह बेग से मंसूब थीं। गालिब के चचा नसरुल्लाह बेग की वफ़ात के बाद उनके मुतअल्लिक़ीन को मिलने वाली पेंशन नवाब अहमद बख्श खान से मंसूब हो गई थी। गालिब पर जब इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि पेंशन की तकसीम में किसी ख्वाजा हाजी का नाम ज़बरदस्ती शामिल किया गया है, तो उन्होंने इस नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद किया और अहमद बख्श खान के साथ बराह रास्त मुरासला व मुकालमा करते रहे। लेकिन मौखिर-उज़्ज़िक्र उन्हें ज़बानी दिलासा देते रहे और इमरोज़ व फ़रदा के वादे पर टालते रहे। नवाब साहब की कज रफ्तारी और बदखुल्क़ी को गालिब ने ख़त में जिस शायराना अंदाज में बयान किया है, वो सिर्फ़ उनके दिल की भड़ास ही नहीं बल्कि नवाब अहमद बख्श खान के ख़िलाफ़ अरबाब इक़्तिदार बेशमूल मकतूब अलैह की बारगाह में सदाए नाला व फरियाद है। ख़त का इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाएं। एक चंद बे उम्मीद नवाब साहब साख्तम व अज़ ताब इंतज़ार आतिश गुदाख्तम, नशिस्ते हम बे अज़ाबी के मुजरिम बे जिंदान नशीनद व मी बीनम आंचे काफिर बे जहन्नम बीनद। नवाब साहब मरा बे लुत्फ़ ज़बानी फ़रीफ़तन व बे करिश्मे सितमी के बे इल्तिफ़ात मी मानस अज़ राह बुरदन ताकुजा शकीब वर्जम व खुदरा बे हीच शादमान दारम अज़ दरो दीवार शाहजहानाबाद बलामी बारद रूज़म अज़ तीरगी चरा शब न शवद हाशा के चुन मने शीशे दिली दरिन संग बारान तवानत बूद। गालिब का नाला व फरियाद सिर्फ़ उनके बेचारगी और दरमानदगी की दास्तान ही नहीं बल्कि एक सदाए एहतजाज भी है जो उर्दू और फ़ारसी में मौजूद उनके खतूत और अशार की सूरत में सुनाई देती है। ऐसी ही एक सदा उनके सफ़र कलकत्ते की है, जहाँ एक मुशायरे में उन्हें ज़िल्लत व खारी का सामना करना पड़ा था, जहाँ गालिब नाम आवर की शख्सियत मजरूह हुई थी, जहाँ मंसूबाबंद साजिश के तहत उन्हें जलील और रुस्वा किया गया था, जहाँ कलमरवे सुखन पर उनकी बादशाहत पर हर्फ आया था और वो आश्ती नामा लिखने पर मजबूर हुए थे। झैल में दिए गए अशार के एक एक हर्फ से उनके जहनी कर्ब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह वो कतील को तस्लीम करने पर मजबूर हुए होंगे। जैसा कि झैल के अशार से जाहिर है, मी शवम खीशरा बेसुलह दलील मी सरायम नवाए मदह कतील ता नमानत ज़मन गिलेई रसद अज़ पैरवान वै सिलेई गरचे ईरानियश न ख़ाहम गुफ्त सादिये सानियश न ख़ाहम गुफ्त लीक अज़मन हज़ार बार बेहस्त अज़मन व हमचुमन हज़ार बेहस्त। मुंदरजा बाला अशार से गालिब की मजरूह शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कलकत्ते के मुशायरे में कतील के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल, फिर हामियान कतील का शदीद रद्द अमल, गालिब के हवा खाहों का उन पर आश्ती नामा लिखने के लिए दबाव, ये अवामिल मसनवी बाद मुखालिफ की तख्लीक का बाइस हुए। मसनवी के उन्वान और मज़ामीन से ये कहीं से भी आश्ती नामा या माजरत नामा ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि एक तंज़ है मुरव्वजा अदबी रवायत के ख़िलाफ़, जहाँ क़ुदमा की कोराना तक़लीद होती हो। ये गालिब का एक नाला है इल्मी कसाद बाजारी पर, जहाँ आज़ादाना फ़िक्र पर लगाम लगाई जाती हो। लिहाजा वो बाद मुखालिफ में अपने अंदोहे दरूनी का इजहार ये करते हैं, जिसे ज़ोए अंसारी ने तर्जुमा किया है, उसे नसरी तर्जुमा में पेश कर रहा हूँ। तुम जो मेरी तरह इस शहर में ठहरे हो और किसी न किसी काम से यहाँ आए हुए हो, अगरचे बदनसीब असदुल्ला जो आजजी की भूल भुलैयों में फंसा हुआ है, तुम्हारा बिन बुलाया मेहमान है और इसमें शक नहीं कि तुम्हारे दस्तरखान के टुकड़े खा रहा है। यहाँ वो फरियाद लेकर आया है और एक उम्मीद से पड़ा हुआ है, चंद रोज़ इस थके हारे को अपनी दीवार के साये में आराम कर लेने दो। अनकोट। गालिब के नाला व फरियाद की एक किस्म ज़माने की नाकदरी का गिला है, जिसका इजहार उन्होंने अपने उर्दू और फ़ारसी अशार में जावजा किया है। कभी ख़ुद को अंदलीब गुलशन नाफरीदा से तसव्वुर किया है, तो कभी अपनी शायरी को पुरानी शराब से ताबीर किया है। इन मैं अज़ कहते ख़रीदारी कोहन ख़ाहत शुदन, वो उर्दू इसमें शेर है, ताज़े दीवानम के सरमस्ते सुखन ख़ाहत शुदन, इन मैं अज़ कहते ख़रीदारी कोहन ख़ाहत शुदन कौकबम रा दर अबद औजे कबूली बूदयास्त सो शोहरत शेरम बेगीती बाद मन ख़ाहत शुदन। बस ये कर रहा हूँ।
गालिब के लिहाजा वो अपने मुआसरे को ख़बरदार करते हैं, कहते हैं तू ही के महवे सुखन गुस्तरान पेशीनी मबाश मुनकर गालिब के दर ज़माने तूस्त। आखिर में अब चूँकि वक्त कम है, अब और भी चीज़ें पेश करनी थी आपकी खिदमत में, हो सकता है जब मकाला शाये होगा तो आप पढ़ेंगे। तो मैं नतीजे के तौर पे एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि नतीजे के तौर पे ये कहा जा सकता है कि गालिब के तख्लीक़ी शऊर की बालिदगी में नाला व फरियाद को काफ़ी अमल दखल है। अगर उनकी ज़िंदगी में हुज़्न यासो मलाल ना होता तो शायद गालिब फ़न सुखनवरी में गालिब ना होते। गालिब ने बाग़ सुखनवरी में जो रंग बिरंगे फूल खिलाए हैं उसे उन्होंने खून दिल से सींचा है और सुखनवरी को आगाज़ बख्शा है। लिहाजा गालिब के इस शेर से अपनी सुखन का इख्तिताम करता हूँ कि आगश्ते ईम हर सरे खारी बखून दिल कानून बाग़बानी सहरा नविश्ते ईम। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेहमान खुसूसी JNU के सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर और चेयरपर्सन और मारूफ शायर व अदीब के जिनके 4 शेरी मजमूए बउनवान खराबात, सुरूर, सोचने और पहरा है और नमाज इश्क के मंजरियाम पर आ चुके हैं, प्रोफेसर अखलाक अहमद आहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पोडियम पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मकाले से हमें नवाजें। इजाज़ रियासत जलसे सरकार खानम दफ्तर व हमशरीन अर्ज़ अदब व सलाम दर खिदमत मेहमानान गिरामी के बेसादत हुज़ूरी ईशान माँ खुशहाली मम्मी बाली बेखुसूस तमाम फ़ारसी दोस्तान हिंद, तमाम हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, मेरे इस मकाले का जो मौजू है वो तसव्वुर आगही है और ख़ास तौर से बेदिल और गालिब के हवाले से। ज़ाहिर है जब हम गालिब के हवाले से बात करते हैं और तसव्वुर आगही की बात करते हैं तो वहाँ पे बेदिल का नाम लिए बग़ैर बात पूरी नहीं होती। मकाला तो खैर बहुत मुफस्सल है और लेकिन मैं इजमालन आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। आगही की तारीफ़ व तौज़ीह आम सूरत में उसकी ये की जा सकती है कि इससे मुराद ज़ाहिरी मौजूदात व मज़ाहिर के पसे पुश्त पिन्हा और गैर वाज़ेह हक़ाइक़ का इदराक और शऊर है और इस शऊर की वसअतें लामहदूद हैं जिसमें मौजूदात के नामौजूद और इम्कानी सूरतों या हालात का इस्तेज़ार भी शामिल होता है या हो सकता है। अलबत्ता ये इब्तिदाई और मुब्तदियाना तफ़हीम है, उसके और भी बहुत सारे अबाद और मराहिल और मकामात हैं, ख़ास तौर से अक़ली, रूहानी व इरफ़ानी सतहों पर। यह भी दिलचस्प पहलू है कि आगही का मौजू फ़ारसी शायरी का एक अहम मौजू रहा है और फिर वहीं से उर्दू में भी दर आया है और इसके तवस्सुत से ज़िंदगी के से मुताल्लिक़ 3 बुनियादी सवालात या मौज़ूआत यानी खुदा, कायनात और खैरुल बशर यानी इंसान की हकीकत की गिरहकुशाई ही आगही का बुनियादी मौजू रहा है और फ़ारसी उर्दू शायरों के यहाँ मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान होता रहा है। अलबत्ता बेदिल और उनके पैरों मिर्ज़ा गालिब के यहाँ आगही के मुख्तलिफ़ मदारिज व मराहिल की शनाख्त जुदागाना नामों से की जा सकती है। चुनांचे आगही के मराहिल या अक़साम मुतअद्दिद हैं या हो सकते हैं, अक़ली, इल्मी, इरफ़ानी, रूहानी, मसलन ज़िंदगी की, फिर मौत की, अपनी ज़ात की, कायनात की और फिर ज़ात हकीकी या ज़ात मुतलक़ की। चुनांचे आगही की मुतअद्दिद सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे फ़लसफ़ियाना जिसे दलाइल व मबहस अक़ली के ज़रिए हासिल की जा सकती है, मुशाहिदाती या तजर्बाती जिससे मुतअल्लिक़ा मौजू के हवाले से तजर्बात मसलन एक सियासतकार है, जंगजू है, साइंसदान है, काश्तकार है, ताजिर है या किसी भी मैदान का माहिर और तजर्बाकार है,
वो अपने वसी तजर्बात की बुनियाद पे उसकी आगही रखता है। तख्लीकी या तख़य्युलाती, जिसे कोई शायर फ़नकार अपने तख़य्युलात व तसव्वुरात या हिस्सियात की लताफ़त व ज़कावत की बिना पर हासिल कर सकता है। रूहानी और इरफ़ानी आगही ये मज़कूरा बाला तमाम से ज़्यादा आला और गहरे विजदानी शऊर का हासिल है और मुतकाज़ी भी, और उसके भी मुतअद्दिद मदारिज व मनाजिल हैं जिसे एक रूहानी सालिक हासिल करता है या कर सकता है। अलबत्ता मज़कूरा दीगर अनवाए आगही एक दूसरे के मुतज़ाद व मुतसादिम नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि एक दूसरे के लिए मुआविन और आगही के मरातिब को वसअत देने वाले हैं। आगाही, इस्तेज़ार या इरफान हकीकत दो नताइज के हामिल होती हैं। एक वो जिससे इंसान आगाह हो जाए, मिसाल के तौर पे जो एक बुनियादी चीज़ है जिसमें मौलाना कहते हैं कि हर केऊ आगाह तर पुरदर तर, हर केऊ बेदार तर रुखज़र तर, और उसके मुदावा और उसके हवाले से तलाश मंजिल और राह हल की जस्तजू करता है। यह बेसूरत दीगर हुज़्न मलाल और बेबसी की हालत में चला जाता है या रहता है, और अगर सूरत इरफानी और विसाल हकीकत हो तो मस्त व फ़नाए हकीकत अज़ली हो जाता है। कभी कभार अनल हक़ का नारा भी बुलंद करता है और अक्सर खामोशियों और बेकरानियों की पहनाइयों में गर्को गलता हो जाता है। दूसरा रद्द अमल यूँ होता है कि इंसान सिपर डाल दे और ख्वाबागी हो जाए और मुआमलात जहाँ से बेतवज्जो और बेगाना होकर, और इस सूरत हाल का फ़लसफ़ियाना जवाज़ जबर व क़दर की सूरत में ढूंढ लेता है। या कि सफ़ेद व स्याह में हमको, जैसे मीर ने कहा है कि दखल जो है सो इतना है, या मसलन बेदिल कहते हैं बेक़द्र आ गई आमाद अस्त असबाब तशवीशत तबीयत बायद इंजा अंदरिन गाफिल शवद पैदा। या और वाज़े तौर पे एक जगह कहते हैं कि आगही रंज पशीमानिया दाश्त ऐश हा दर खुर गफलत करदम। लेकिन बेदिल चूँकि आरिफ हकीकत हैं, उनके यहाँ आगही जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया मादी और उसके सिफ़ात मादी व मानवी का शऊर और कामिल व नाक़िस में इम्तियाज़ तक महदूद है, और उसका इन्हिसार व इक्तिसाब अक्ल से है, इसलिए वो उसे बजा तौर पे एक ज़ैली मकाम मानते हैं। उनके नज़दीक इससे बालाई मंजिल और अरफा मकाम हैरत का है, जहाँ तक आगही की रसाई नहीं। दीदा महवे कमाल व नुक़सान शुद खिरद इंजा रसीदो हैरान शुद। यहाँ उसकी वजाहत ज़रूरी है कि बेदिल के यहाँ इस मौजू को बहुत तफसील से बयान किया गया है। उनकी मसनवी इरफान में बाज़ाब्ता उसके लतीफ़ और बारीक रमूज़ व असरार की बाज़ाब्ता तौज़ीह व ताबीर की गई है। उनकी गज़लों में इस हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल में आए हैं वो गफलत, आगाही, हैरत और तहय्युर के हैं। यही सूरत गालिब के यहाँ भी दिखाई देती है। यहाँ चूँकि मौजू का एक दूसरा अहम हिस्सा गालिब है, इसलिए उनके हवाले से ये वजाहत ज़रूरी है कि बेदिल और गालिब में ज़हनी व फ़िक्री क़ुर्बतों और मुमासलतों के बावस्फ़ फ़र्क और तजादात भी हैं। ये भी कि बेदिल और गालिब के हवाले से जो आरा दिखाई देती हैं उनमें आम तौर से ये है कि एक राय ये है कि गालिब अपने पेशरों के परतो महज हैं। दूसरी राय आम तौर से ये मिलती है कि जब तक असद थे, यानी जो इब्तिदाई दौर था, वो बेदिल के ज़ेरे असर रहा और उसके बाद वो कुल्ली तौर पर रविश बेदिल से तायब हो गए। तीसरी राय जो है वो ये कि गालिब की शायरी किसी किस्म की तासीर बेदिलाना से पाक है। ये भी एक राय आती है। अलबत्ता दुरुस्त यही है कि गालिब का बेदिल से एक तख्लीकी और नज़री ताल्लुक़ है और उसके साथ ही गालिब की अपनी मुस्तकिल मानवी और तख्लीकी कायनात है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि गालिब ने न सिर्फ तर्ज सुखनवरी में बेदिल की पैरवी की, बल्कि उनकी मानवी और तख़य्युलाती दुनिया भी नुमायाँ तौर पर बेदिल के ज़ेरे असर रही।
अगरचे गालिब के इब्तदाई दौर की शायरी में बेदिल की तराकीब, इस्तिलाहात, अल्फाज का इंतखाब वाज़े तौर पर बेदिल से मुस्तार है, जो बाद में उस तरह से नहीं दिखाई देता। गालिब ने इसका बरमला इजहार भी किया था, आहंग असद में नहीं जुज नग़्मे बेदिल, आलम हमा अफसाने माँ दारद मा हीच। लेकिन बाद में इस रविश में वाज़े तब्दीली आई। अलबत्ता गालिब की मानवी दुनिया और बतौर ख़ास आगही और इरफान से मुताल्लिक़ मौज़ूआत उमूमी तौर पर बैर बेदिल से कशीदा हैं, जिसमें बजा तौर पर गालिब की अपनी इनफरादी और खल्लाकाना शान वाज़े है। इस वजाहत के बाद अब बेदिल के दो शेर मैं मिसाल के तौर पे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मसलन बेदिल कहते हैं कि दिले आसूदे मा शोर इनका दर कफस दारद, गोहर दुज़दीदास्तिंजा अनाने मौज दरियारा। यानी हमारे मुतमईन और आसूदा दिल में तमाम कायनात के सभी शोरो होगा मुक़य्यद हैं, यहाँ तो मोती को भी मौज दरिया की बाग को अपने कब्ज़े में कर लिया है। दूसरा शेर है कि इस्तिराब मौज आखिर महव गौहर मिशवद दर कमीने मा दिले बे मुद्दा उफ्तादास्त। यानी दरिया का इस्तिराब भी आखिरकार गौहर में ही मौह हो जाता है। इसी तरह हमारी हंगामा खेजियों की ताक में भी दिले बे मुद्दा घात लगाए हुए हैं। इन दोनों शेरों के साथ गालिब का एक शेर है, उससे आप देखेंगे कि किस तरह दोनों में मुनासिबत है। गिला है शौक़ को दिल में भी तंगिए जा का, गोहर में मह हुआ इस तराब दरिया का। गालिब उमूमी तौर पर वहदतुल वजूद के कायल हैं। बेदिल के यहाँ दोनों नज़रियात हैं, और जहाँ साथ ही जहान मादी व मानवी के फ़िक्री व नज़री हक़ाइक़ की पर्दाकुशाई करते भी नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी फ़ारसी मसनवी अब्र गोहरबार में कायनात को एक ऐसे आईने आगही से ताबीर किया है जिसकी फ़ज़ाओं में हर सू जलवागर जमाल हकीकत मुतलक यानी वजहुल्लाह अपनी तरफ हर निगाह मुतलाशी व तलब्जू के लिए सरापा दावत नज़ारा है। उन्हीं के लफ्ज़ों में जहाँ चीज़ आई नए आगही, फ़ज़ाए नज़र गाहे वजहुल्लही। बहर कैफ उमूमी तौर पर देखने में आता है कि आगाही का ज़िक्र या उसका तसव्वुर जहाँ कहीं भी गालिब के अशार में आया है, वहाँ रंग बेदिल बजा तौर पर मुतरश्शो है। मसलन बेदिल के मुताबिक आगही या शऊर या विजदान अक़ली इंसान के लिए इस्तिराब का बुनियादी सबब है, और गालिब भी इसी अक़ीदे के हामिल हैं। कहते हैं रश्क है आसाइशे अरबाब गफलत पर असद, पेच ताबे दिल नसीबे खातिर आगाह है। बेदिल ने कहा था आगही बेनकाब ये गिले तो मर्ग नज़ार है तगाफुले तो, आगही रंज पशीमानिहा दाश्त ऐशहा दर खुर गफलत करदम। गालिब के यहाँ अरबाब गफलत यानी बेखबरों और बेहिस्सों की आसूदगी पर बज़ाहिर इजहार रश करते हैं, लेकिन दर हकीकत वहाँ पे एक तंज़े मली भी आप देख सकते हैं। बेदिल आगाही की अगली मंजिल तहय्युर या हैरत को मानते हैं और उसी को रंज आगाही का मुदावा भी तसव्वुर करते हैं। गालिब भी इसी राय की पैरवी करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं हैरत तलब है हल्ले मुअम्माए आगही, शबनम गुदाज आईने एतबार है। बेदिल ने कहा था तहय्युर गर हमें आईन साजत दश्त इम्कन रा, नमी गर्दद हरीफ़े वहशते तिमसाल नखजीरत। चूँकि बेदिल आगही या आगाही से आगे के मकाम व मनाजिल पर परवाज़ कुना है, इसलिए उन पर यह हकीकत अफशा है कि मंजिल आगाही भी दर हकीकत ख्वाब परेशा और फरेब तमाशा है। असल सफ़र या इरफान हकीकत तो हैरत के बाद शुरू होता है। गालिब इस अक़ीदे को भी एक जगह बयान करते हैं, कहते हैं कि असद जमीयत दिल दर किनार बेखुदी खुशतर, दो आलम आ गई सामान एक ख्वाब परेशान है। अलबत्ता इन मुमासिलतों के बावजूद जैसा कि अर्ज़ किया गया, दोनों शोरा के दरमियान दूरी और तज़ादात के भी निकात हैं।
ख़ास तौर से बेदिल के यहाँ जो इरफानी और इलाहियाती इस्तेज़ार आगाही व गालिब के मिजाज और तबई रुझान से मुताबिकत नहीं रखता। यहीं से बेदिल और गालिब के बीच फासले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ से बेदिल के आलम हैरत की इब्तिदा होती है, वहाँ से दोनों शायरों के तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क आना शुरू हो जाता है। बेदिल मकाम हैरत को अक़ली आगही से मावरा ले जाने का वसीला तस्वुर करते हैं और ये उनका इरफानी अक़ीदा भी है, लेकिन गालिब के यहाँ इस मकाम और उसके मावरा का यकीनी इरफान नज़र नहीं आता और वो मादी ज़िंदगी के मुतसादिम रवैयों में उलझे हुए हैं और किसी नतीजे पर यकीनी तौर पर पहुँचने की हालत में नहीं है, बल्कि तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। खुशबुअद फारिग से बंदे कुफ्र ईमा ज़ीस्तन, हैफ काफिर मुर्दनो आवक मुसलमा ज़ीस्तन, ईमा मुझे रोके है तो कहते हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे आगे है चली सारे। बहुत तवील है लेकिन मैं यहीं पे बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन साहब। अब मैं इस सेशन की सदर प्रोफेसर आज़र मिदुक सफ़ी साहिबा, जो कि फ़ारसी ज़बान और अदब के उस्ताद मोहतरमा हैं और उन्होंने अंजुमन उस्तादान फ़ारसी की सदर भी रही हैं और हिंदुस्तान, ईरान और इंग्लैंड में मुनक़िद किए जा चुके 200 से ज़्यादा सेमिनारों में शिरकत कर चुकी हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेहमान ज़ी वक़ार प्रोफेसर मोहम्मद रज़ा नसीरी साहब और प्रोफेसर करीम नजफ़ी बरज़िगर साहब का तारुफ पेश करें। जी, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि पोडियम पर तशरीफ़ लाएं मैम। बजाज़त जनाब आलिया बेज़बानी उर्दू हाफ़िज़ नाम चूम बराए मुअर्रिफ़ी हज़रत अली हासिन। डॉक्टर मोहम्मद रज़ा नसीरी, जिनको आपने गालिब इंस्टीट्यूट ने कल गालिब अवार्ड से सरफराज किया है और जो फ़ारसी के अहम स्कॉलर हैं और उसी के साथ साथ हिंदुस्तानी तारीख़ के भी और गालिबियात के भी, वो प्रोफेसर हैं पयाम नूर यूनिवर्सिटी में, गिलान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और फ़रंगिस्तान ज़बान व अदब फ़ारसी यानी पर्शियन एकेडमी जो तेहरान में वाक़ई है उसके मुदीर रहे हैं और इस वक्त भी वो ग्रोह शिब क़ारे दरासिया सग़ीर के हेड हैं वहाँ पर। और इसी के तहत एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया वहाँ तैयार किया जा रहा है। ये हम लोगों का फ़र्ज़ था, लेकिन इस फ़र्ज़ को वो पूरा कर रहे हैं और उनका ग्रुप पूरा कर रहा है और फ़रंगिस्तान पूरा कर रहा है कि फ़ारसी ज़बान और अदब और शेर से मुताल्लिक़ जो तख्लीक़ात हुई हैं हिंदुस्तान के शिब क़ारे में, उन तमाम की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया जा रहा है और प्रोफेसर नसीरी साहब उसके हेड हैं उस प्रोजेक्ट के और इनकी तहत में 6 जिल्दें उस इंसाइक्लोपीडिया की आ चुकी हैं। चुनांचे अभी आपको वो उसकी 6ठी जिल्द दिखाएंगे। वो ऐन और गैन पर मबनी है। ये दो लफ्ज़ हैं, 2 हरूफ हैं इसमें और गालिब उसके सिलसिले में आएंगे, वो ख़ुद बताएंगे आपको अभी। और उन्होंने गालिब की जो एंट्री उसमें है वो ख़ुद एक ईरानी स्कॉलर ने लिखी है और 555 मनाबे का इस्तेमाल उस एक एंट्री के लिए, गालिब के एंट्री के लिए 555 मनाबे का इस्तेमाल उस मदखल के लिए किया गया है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ और कल्चर से मुताल्लिक़ बहुत से अहम मैनुस्क्रिप्ट्स को एडिट किया है अपने लर्नेड इंट्रोडक्शन के साथ में। मसलन तारीख़ फ़रिश्ते 4 जिल्दों में उन्होंने एडिट की है। फुतूहात शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अहम माख़ज़ हैं, उसके बाद तज़किरतुल वाक़ियात, बाबरनामा वग़ैरह वग़ैरह। इसके अलावा गालिबियात के सिलसिले से मैंने कल भी कहा था, उन्होंने बहुत बड़ा सेमिनार मुनक़्क़िद किया था ईरान में, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि अमेरिका के और दीगर ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की थी और ख़ुद उन्होंने गालिब पर मुतअद्दिद मक़ाले लिखे हैं। चुनांचे आज ये हमारी खुशनसीबी है कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और गालिब से मुताल्लिक़ एक मक़ाला आपके सामने पढ़ेंगे। अज़ागतु मोहम्मद रज़ा नसीरी इस्तिदामी शबद के तशबीरन व मक़ाले खुदुशुन और राजिब गालिब देहलवी इंजा इराब देहन खैली ममनून अज़ शुमा।
ये वो इंसाइक्लोपीडिया है जो वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अपना मकान कोई ताज्जुब नहीं, ताज्जुब नहीं एक्सपेक्ट। بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداءً اجازه بفرمایید این عنوان مقاله من شورش شوقه. شورش شوق. شورش شوق. جان؟ بله. شورش شوق در واقع ماده تاریخ غالب دهلوی است. خود غالب دهلوی برای تاریخ تولد خودش که 1217 معادل 1797 شورش شوق و غریب رو ایجاد کرد. من عنوانش رو گذاشتم شورش شوق و دلیلش هم عرض میکنم که چرا این عنوان رو انتخاب کردم. ابتداءً اگه اجازه بدیم من مختصر از دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره صحبت کنم که برای تجلیل و قدردانی از زحمات علما، فضلا، ادبا، مورخینی که در این سوی شبه قاره توجه کردند و خدمت کردند به زبان و ادب فارسی و کمتر از خدمات خود ایرانیان نبود، فرهنگستان توجه ویژه‌ای داشت که از این افراد تجلیل عمل آوره و خدمات اینها را عرضه کنه. حاصل این طرح امروزه 6 جلد از دانشنامه زبان و ادب فارسی است که غالب دهلوی در همین جلد است و من به همین موضوع اشاره میکنم که اخیراً ما همایشی داشتیم راجع به غالب دهلوی که سرکار خانم دکتر آذری دختم در اونجا حضور داشتند، جزو هیئت رئیسه بودند و مقاله بسیار عالمانه در اونجا عرضه کردند. یکی از این مقالاتی که در اونجا به صورت کتابم عرضه شد غالب دهلوی است. این مقاله که در دانشنامه زبان و ادب فارسی درج شده است بالغ بر 550 منبع داره، یعنی بر اساس 550 منبع نوشته شده و اینو که ما سفارش داده بودن آقای دکتر مهدی فیروزیان نوشتن و من برای اینکه این اثر شاید به درد ایوان غالب بخوره به کتابخانه خود ایوان غالب تقدیم میکنم که امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. خدمت شما که غالب دهلوی است از اونجا تا غالب دهلوی و این هم به اصطلاح منابعی که در این 550 عنوان منبع این مقاله هست. خدمت شما تقدیم. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. For nice gift. Thank you. البته ما توجه به شهرها هم داشتیم. در اونجا هم یه مقاله بسیار عالمانه‌ای هم سرکار خانم دکتر آذری راجع به علیگرد نوشتن که درس شده است در اون.
اگر اجازه بفرمایید من مقدمتا عرض کنم که مایه افتخار است که در اکثر بزرگداشت‌های غالب دهلوی شرکت کردم و در یکی از این جلسات من از غالب به عنوان غالب واژه‌گزین یاد کردم. حالا بعداً عرض میکنم که چرا. اما ابتداعاً از یادی میکنم از استاد بسیار ارجمند زنده یاد امیر حسین عابدی و دکتر نظیر احمد و پروفسور امیر حسین عابدی و پروفسور نظیر احمد که روحشون شاد باد و همچنین از دوست ارجمندم که امروز تشریف دارن که تشریف بردن پروفسور قدوایی که بسیار محبت داشتن و در تمام جلسات که من شرکت کردم به لطف ایشون بود و همچنین از جناب آقای دکتر ادریس احمد که ترتیب شرکت در این جلسه را ایشون فراهم کردند. با سپاس فراوان از تمام این عزیزان. اما شورش شوق ماده تاریخی غالب برای خودش ایجاد کرده و این شورش شوق و در کنارش غریب یک مفهوم خاصی داره. به نظر میرسه که از همون ایام کودکی که ایشون در بنیان مایه شعر و شاعری داشتن در فن نویسندگی بسیار بسیار زبردست و بسیار متفکرانه قدم می‌زدند. غالب بیشک در میان شاعران اواخر دوره گورکانیان هند با بنمایه‌های قوی فلسفی و عرفانی و طبیعت گرایی بزرگ شده‌اند و از خود چهره شاخص و متمایز و کم نظیر به جا گذاشتند و بیجا نیست که شاعرانی چون سید محمد اکرام یا سید محمد اکرام تخلصش اکرام هست که پاکستانی است در یک قصیده که راجع به غالب نوشته از ایشان به عنوان با تعبیر شاعرانه بیشه اندیشه و شید ژیان یاد میکنه. محمد اکرام اخیراً فوت کردن ایشون. و یا اینکه صابر آفاقی در قصیده در ثنای غالب سروده است از غالب به عنوان پادشه شعر فارسی در شبه قاره و القاب دیگر چون سلطان سخن، افصح عصر، کلیم دوران، ثانی حزین را به وی دادند و البته القاب دیگر هم هست که ما نیازی نیست به اشاره کنیم که همه دوستان به اون توجه دارن. اما دوران غالب دوران پرشر و شوری است. چرا پرشر و شوری است؟ به اصطلاح امروزی نوعی تهاجم فرهنگی است. من فکر می‌کنم که به این بخش که انگلیسی‌ها وارد شدند و با یک چیز فرهنگی ستیزی که با زبان فارسی داشتن، با مسائل اقتصادی داشتن و اقتصادی داشتن، این در ذهن و فکر و اندیشه غالب بسیار تاثیرگذار بود. خب در اون زمان خب بله خود غالب در دربار بهادرشاه هم رفت و آمد داشتن، اما عملاً می‌دیدن که هم دربار خلع و اصلاح شده، هم جامعه داره خلع میشه، هم اذیت و آزار که از طرف انگلیسی‌ها وارد میشه. یه بخشش که مربوط به خودش بود، بخش ادبیات و زبان فارسی، ایشونو وادار به این کار کرد که شاید که من قبلا در یه سخنرانی به عنوان واژه‌گزین غالب واژه‌گزین یاد کردم، شاید به این نتیجه رسیده که اگر به این مسئله توجه نکنه محتملاً این واژه‌ها از بین بره و به همین خاطر بود که حالا شاید یه دیگه مخالف با این مسئله باشن، اما بنده معتقدم که دانسته و آگاهانه خود غالب این کار کرد و این نوشتن دستنبوک اگرچه داستان سرگذشت خودش هست اما از
واژه‌های بسیار بسیار فارسی و دساتیری و ترکیبات که خودش درست کرده از اون استفاده کرده و با همین اشعار و در کنار اون با اشعار سحرانگیز نقادانه به مبارزه برخاسته که در این دوره. خب در این دستنبور روش نوعی که برگزیده و بیشتر که ما میخوانیم و میبینیم و متوجه میشیم به این نتیجه میرسیم که چیز تفننی نبوده، یعنی غالب به صورت تفننی روش کار نکرده. خب حالا به واژه‌های اگر نگاه کنیم میبینیم که واژه‌هایی چون آزور خیلی واژه بسیار جالبیه، به جای حریص اولش که بگیم حریص میگیم آزور. ارزانش به جای خیرات. چکامه الان هم ما در زبان خودمون استفاده میکنیم به معنی دیباچه. برشتید به جای قطع نظر، اول اینکه بگیم قطع نظر در دستنبور غالب به عنوان برشتید است. بربست قانون. جامه گذاشتن و رفتن یعنی مردن که امروز البته استفاده نمی‌کنیم. درایش به جای تأثیر. گرانمند پرقیمت. گرایش به جای توجه کردن و نظایر آنها که خود غالب از اونها استفاده کرده. اما آنچه مسلمه برای خود ایرانی‌ها که چرا به غالب بیشتر هم توجه دادن علاوه بر اون که اون ستیهندگی خاصی که خودش داشت و اون طبیعت گرایی و فروتنی در ضمن اشعار فلسفی و عرفانی که سروده است که با خلق و خوی ایرانی ها هم عجین هست این مسئله، اعتقاد به دین اسلام بود. خب می‌بینید که در اشعار خود غالب توجه به خاندان عفت و طهارت و رسول الله بسیار بسیار هست و خود غالب هم به این امر معتقد است. اما خود غالب جالبه که با اینکه خیلی به مسائل دینی توجه میکرد اما به فروعش توجه نمیکرد. یعنی معتقد به دین اسلام بود اما نماز و روزه و فلان اینا زیاد در بندش نبود دیگه، برای خودش یه عالمی داشت. خودش میگه رموز دین نشناسم درست، معذورم. نهاد من عجمی و طریق من عربی است. یعنی من نهادم عجمیه. حالا اینجا عجمی رو یه جور دیگه، یعنی خود ماها که به قول عجمی هستیم به فروع دین هم توجه نمی کنیم اما دینمون اسلامه. الان هم هست اینطوری که توی نهادمون نهاد دینی هست غلیان میزنه اما وقتی که میخوایم میبینیم که نه مثلا نماز رو زیاد توجه نمی کنیم یا نمیدونم روزه رو میگیریم نمیگیریم به این عبادت. غالب خودش میگه که من به دین اسلام علاقمند هستم، معتقد هستم اما به فروعش به اصلش ایمان دارم اما به فروعش زیاد توجه نمی کنم و این خاصیت قلندر معابانه خود غالب بود. من زیاد وقت رو نمیگیرم، با سپاس فراوان از حوصله که به خرج دادی صمیمانه سپاسگزارم. मैं मेहमान जी वक़ार प्रोफेसर करीम नजफी बर्ज़ीगर साहब से दरख्वास्त करता हूँ। आप तेहरान यूनिवर्सिटी के शोबे तवारीख से वाबस्ता हैं और आपने 16वीं सदी के दौरान मुग़ल ईरानी ताल्लुकात पर अहम काम किया है और इस्लाम और बुद्धिज़्म पर भी तारीख़ी नुक्ते नज़र से सर्वे किया है। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पोडियम पर तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरमज़ मकाले से हमें नवाजें। डॉक्टर करीम नजफी हिंदुस्तान में ईरान के कल्चरल काउंसलर रह चुके हैं और हमारे रस्म रवाज अदब व आदाब से बखूबी वाकिफ़ हैं और एक हद तक हिंदुस्तानी और उर्दू और हिंदी ज़बान से भी वाकिफ़ हैं।
بسم الله الرحمن الرحیم. Professor Azarmidokh Safavi, the chair of this session, Professor Nasiri, Professor Akhlaq Orhan, Professor Ershad. First, I would like to convey my thanks to organizers of this international seminar, Ghalib International Seminar. Before I present my article here, I want to indicate about Mehr Nimruz as released here, this book. Some years before, when we invited here, that time I was as a cultural consular of Iran in Delhi. In that time, when I saw the authors of Mirza Asadullah Ghalib Dehlavi, I find one text of Ghalib, one book of Ghalib, entitled Mehr Nimruz, but not published yet. In that time, Professor Sadiqur Rahman Kedwai suggested to me, if it is possible, you edit this book, and this is necessary because up to that time was not published, especially because I was graduated from History Department of Jawaharlal Nehru University in Delhi. I would like to have this book of Ghalib, history book of Ghalib, because necessary, comparing in this book between the time of Mughal period and the time of British time. So Mirza Asadullah Ghalib Dehlavi criticized that time of British government in India that was not satisfied from that time, and but in view of Ghalib, the time of Timurid's time, the time of Jalaluddin Muhammad Akbar in India was the great cultural activities, scientific activities in that time, in Akbar time, as Kalim Kashani, as Naziri Neishaburi became as a Malik al-Shu'ara of court of Akbar, but Ghalib, not satisfied in the time of British time, he mentioned, when I was in the time of Akbar, I selected as a Malik al-Shu'ara. But in this time, this is Nale Ghalib, not satisfied from the time he was alive over there. So he entitled this book to Mehr Nimruz. You know, Mehr is the name of sun. The sun, when in Nimruz, in high level sunshine, we can see in midday, and Mah Nimmah, again, the name of another book of Mirza Asadullah Ghalib Dehlavi, when moon in 14 days of months, it is in high level, sun shining in high level. So Mughal period, the history and the government activities in high level, but he criticized the time of he was alive.
So I want to as غالب دهلوی order to all of us فارسی بین تا ببینی نقش های رنگ رنگ. If we want to obey to Ghalib's order, we should have a little impression we should in this meeting. So if I will explain some of them here, according to Mehr Nimroz, one article I prepared. So I am thanking to Professor Idris Ahmad for releasing this book here, and I hope for next year completely with complete تعلیقات we will present here. He accepted to have coordinate for this publication. So a little I want to read in Persian about غالب. تاریخ نگاری غالب در مهر نیمروز. میرزا اسدالله خان غالب مخاطب به نجم الدوله دبیرالملک پسر عبدالله بیگ شب 8 ماه رجب 1212 هجری مطابق با 27 دسامبر 1797 میلادی در شهر آگره دیده به جهان گشود. او ترک نژاد و تورانی الاصل بود و خود را از قوم ایبک می‌شمرد. در 5 سالگی پدر خود را از دست داد و عمویش نصرالله بیگ سرپرستی او را بر عهده گرفت. 9 ساله بود که عمویش درگذشت و پادشاه دهلی بهادر شاه ظفر مقرری برایش تعیین کرد. ولادت غالب مقارن با دوره‌ای بود که سرزمین شبه قاره شاهد زوال امپراتوری 600 ساله مغولان و نیز سلطه بیگانگان بود. اوضاع اجتماعی سیاسی عصر غالب را میتوان از فحوای آثارش همچون دستنبو و نیز نامه‌هایش به دوستان که در کتابی به نام خطوط غالب جمع آوری شده دست یافت. چنانکه خود می‌نویسد This is the text of غالب. هر کجا سپاهی بود از سپهدار، سخن پیوندی بگذار و بگوی که خود روز و روزگار برگشت. و این شورش و پرخاش و جنگ، خاری و خونخاری، درنگ و نیرنگ نمایه آن است. دانا بدین گفتار کی گردد، آن تاختن لشکری دیگر از کشوری دیگر. میرزا غالب اگرچه از پیشروان شعر اردوست و او را پدر شعر اردو مینامند، اما در حقیقت او بزرگترین و معروفترین سخنسرای فارسی قرن 19 میلادی در هند است و به اشعار فارسی خود مباهات می کند، چنان که میگوید فارسی بین تا ببینی نقش‌های رنگ رنگ، بگذر از مجموعه اردو که بیرنگ من است. از غالب آثار متعددی به جای مانده که یکی از آنها مهر نیمروز در ارتباط با تاریخ نگاری شاهان تیموری است که به دستور بهادر شاه ظفر به سلک تحریر در آمده است. مهر نیمروز، پرتوستان، ماه نیم ماه که در داستان‌های قدیمی و حکایت‌های منسوب به پیامبران و پادشاهان است، مطالب آن از روزگار آدم و حوا آغاز می شود. حکایت‌ها به اختیار بیان شده و به مناسبت آن اشعار هم آمده است. غالب در تسمیه آن میگوید در 30 شعبان 266 قمری در خدمت شاه بودم. 6 پارچه جقه به من پوشانده و برای تاریخ نگاری شاهان تیموری مأمور شدم. تاریخ شاهان جغتایی را تا همایون از سال 937 تا 963 تا یعنی میشه مارس 1851 نگاشته. خدمت مولوی رجب علی فرستادم، اما پادشاه دهلی بهادر شاه ظفر دستور داد که آغاز تاریخ را آغاز آفرینش بسازم و چنین کردم و نام آن را پرتوستان نهادم. در 2 جلد، یکم از آغاز تا همایون به نام مهر نیمروز، دوم از اکبر تا به امروز یعنی به دوره خودش، دوره انگلیسی، به نام ماه نیم ماه.
بر این اساس عنوانهای معنیدار مهر نیمروز و ماه نیم ماه که خورشید و ماه در اوج پرتو افشانیان عناوین این دو مقطع تاریخی تعیین گردید و نام این تاریخ را پرتوستان نهادند. البته میرزا غالب از پیشنهاد بهادر شاه ظفر مبنی بر اینکه این واقعه نگاری از روزگار آدم و حوا آغاز شود چندان خوشنود نبود، اما علیرغم میل خودش مطابق با دستور شاه به این تاریخ نگاری پرداخت و چنین مقرر شد که احترام الدوله حکیم احسن الله خان مطالبی از کتاب‌های مختلف تاریخ برگرفته در اختیار میرزا قرار دهد و میرزا تمام آن مطالب را به سبک خاص نثر فارسی خود به نگارش درآورد. همون نثری که آقای دکتر نصیری فرمودند که یک نثر ویژه و خاصی بود. به هر حال غالب در طی مدت 6 ماه وقایع مربوط به امیر تیمور گورکان و سپس کمتر از 2 ماه جریان پناهندگی همایون به ایران و مراجعتش به هندوستان را به رشته تحریر درآورد. مطالبی که در مهر نیمروز جمع‌آوری شده the text میرزا غالب completed in مهر نیمروز the comparing with اکبرنامه ابوالفضل علامی. It was explained about this. تا حد زیادی از اکبرنامه ابوالفضل علامی تقلید شده است. برای دستیابی به این نکته ما مقایسه کردیم. این رو دیگه توضیح نمیدم، چند صفحه مقایسه کردم که این بر اساس اکبرنامه ابوالفضل علامی تنظیم شده، هم عنوان موضوعات و هم توضیحات در رابطه با بخشا، البته با انتخاب مطالبی که با سبک فارسی خود غالب تنظیم شده. خب اینم دیگه رد کردم، این قسمت آخرش میمونه. بر این اساس نثر ابوالفضل بر آثار او تاثیر نهاده که نثرهای بیدل و ظهوری و طاهر وحید و غیره نیز بر سبک نگارش او تراوش داشته، چنانچه شاگرد میرزا مولانا الطاف حسین حالی نیز در اظهارات خود بر این مطلب تصریح کرده و در واقع او با بکارگیری سبک نثر ابوالفضل از رنگ‌آمیزی آیین اکبری بتخانه خیش را تزیین نموده است. این حاله شعری هم داره که در این رابطه هستش. او همچون ابوالفضل مصمم بود که از الفاظ و واژه‌های عربی کمتر استفاده کند. به کمک ترکیب‌ها مترادفات فارسی ذهن خوانندگان را تحت تاثیر خود قرار داد و لذا ذهن خلاق او در استفاده از واژه‌های غیر مأنوس چنان به حرکت درآمده که او نیز به نوبه خود به عنوان یک سمبل سیاه کلام او را جلوه‌گر نموده است. الفاظی چون شگفت‌زار، قدسی پیکر، دیده وران، زیان زده، دیوساز، زور بازار، والا دانش، گرامی انفاس، گوهرین اختراع، از این قبیل ترکیب ها رو غالب ازش استفاده کرده. کلمات دیگری مثل ایزدی سپاس، همایون انجمن، فراچنگ، همه اینها آسمان گرانی، شگفت‌زار، گران ارز و غیره که مخاطب رو تحت تاثیر خودش در این الفاظ قرار داده. غالب در مهر نیمروز با ذکر این نکته که خود را از نژاد افراسیاب و پشنگ معرفی نموده به جلال و جمال حکومت آنها میپردازد. متذکر می شود وقتی کیخسرو تور را نابود کرد، فرزندان پشنگ با بدبختی مواجه شده و با از دست دادن تاج و تخت تنها چیزی که در دستشان باقی ماند شمشیر بود. سلجوقیان بار دیگر به تخت سلطنت دست یافتند، لیکن ریخت و پاش‌ها و فراز و نشیب‌های روزگار آنها را نیز از پای افکند. این در واقع در رابطه با اون موضوع قسمت آخر. خدمت شما عرض کنم که میرزا غالب اینجا خدمتتون عرض کنم که اوضاع situation of
time of Qalib not good, not according to his acceptance. اوضاع و شرایط زمانه مطابق جایگاه والای غالب نبود. شخصیتی که هم در زبان اردو و بهتر از آن در زبان فارسی در نظم و نثر سرآمد روزگار خود بود، بی‌توجهی حاکم زمان کام او را تلخ کرد. هر روز به تلخی آن می‌افزود. اظهار می‌داشت که گفتند این عبارت خود غالبه: در عهد جهانبانی حضرت صاحب قران ثانی به فرمان آن خسرو دریادل کلیم کاشانی را 100 ره به سیم و زر و لعل و گوهر سفتند. من آن خواهم دید که دیده‌وران را دستوری دهی. این رو به خطاب پادشاه زمان میگه، پادشاه ظفر، که دیده‌وران را دستوری دهی تا از کوشش شاعر نرنجند و یک بار گفتار مرا با کلام کلیم بسنجند. به چشم کم منگر گرچه خاک ره توام. خطاب به پادشاه داره میگه به چشم کم منگر گرچه خاک ره توام، که آبروی دیارم در این خلافتگاه کمال بین که بدین قصه های جانفرسا. هنر نگر که بدین فتنه های طاقتکار. مربی سخنم من به مایه‌داری فکر. ز نطق من بودش عشقهای خاطرخواه. به اخذ فیض مبدأ فزونم از اسلاف، که بوده ام قدری دیرتر در آن درگاه. یه مدت دیر من به خلاصه اومدم در این روزگار، ای کاش اون زمان بودم. نزول من به جهان بعد 1200، ظهور سعدی و خسرو به 650. سخن ز نکته سرایان اکبری چه کنی؟ چون من به خوبی عهد تو ام ز خویش گواه. من خودم گواه این هستم که من مثل کلیم کاشانی و نظیره نشابوری هستم. کنون تو شاهی و من مدحگو تعال تعال. گذشت دور نظیری و عهد اکبر شاه. به فن شعر چه نسبت به من نظیری را؟ نظیر خود به سخن هم منم سخن کوتاه. این در واقع اون دوره هست. پریشان نوایی من، پایانش پریشان نوایی من در ستایش گفتار. اگر خود گزاف نباشد گفتار است. گفتار راست به گستاخی گذاردن هم از انصاف نباشد. این اوضاع جانکاه غالب را بران می داشت که آرزوی مرگ را راه نجات خود بیابد. آرزوی مرگ. در سالهای آخر زندگی هر سال ماده مرگ خود را می نوشت که شاید به وصول آن نایل آید، اما عدم وصول به آن باعث آزرده خاطری او می گشت. 3 بار ماده مرگ خودش رو نوشت اما تحقق پیدا نکرد. خب در خاتمه من میخوام پریشان خاطری غالب رو در یکی از بیت غالب خدمت شما عرض کنم و سخنم رو خاتمه بدم. غالب در یکی از سخنانش فرمود: بوی گل، ناله دل، دود چراغ محفل، جو تری بزم سه نکلاس و پریشان نکلا. अब मैं प्रोफेसर आज़र मिदुख सफ़ी साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो पोडियम पर तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती कलमात से हमें नवाजें। जनाब डॉक्टर करीम नजफ़ी, जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ा नसीरी, जनाब डॉक्टर कहरमान सुलेमानी और प्रोफेसर अखलाक आहन और आप इरशादुल जाफरी साहब। अव्वल बैत उर्दू हाथ में ज़रा सरिहा। बहुत देर हो गई है, मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि अब आप लोगों में तहम्मुल नहीं कि मज़ीद आप हम लोगों की सबक खराशी से महसूस हों। बहरहाल पहले तो मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात सेमिनार के
मौजू के बारे में कहना चाहती हूँ, और क्या ही अच्छा मौजू इंतखाब किया इस साल गालिब इंस्टीट्यूट वालों ने। फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नए नहीं है। इस पर बहुत सी गुफ्तगू हुई है कि इससे क्या क्या नताइज हम लोग बरामद कर सकते हैं, लिखने वाले, और नताइज बरामद किए गए और आगे आइंदा भी किए जाते रहेंगे। बहुत से मौज़ूआत इसमें जो दिए, उनमें से कुछ मौज़ूआत मुझे ऐसा भी लगा, क्रिटिसिज्म नहीं है ये, लेकिन मेरा इजहार ख़याल है कि शायद वो एक ही बात को दो तरह से कह दिया गया, बहरहाल, लेकिन उसको थोड़ा कंडेंस्ड भी कर सकते थे हम। एक बात यहाँ ये कहना चाहती हूँ, आज उस पर किसी ने कुछ कहा लेकिन मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ उस बात से। ये गालिब ने जो नए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो गालिब को इतना भोला भाला ना समझिएगा। नहायत ही होशियार और होशमंद आदमी, और अपनी इनफरादियत को हर तरह साबित करने वाले। उनकी नज़र में क्या मौलाना का शेर नहीं था? खूब था। बिश्नो अज नई चुन हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। गालिब को तो मालूम था, गालिब को तो ये शेर अजबर होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं। और गालिब ने जहाँ नए का लफ्ज़, ये हो नहीं सकता फ़ारसी जानने वाला, कम से कम मैं अपने लिए कहती हूँ, अखलाक खान साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, प्रोफेसर सीनियर, जब नए का लफ्ज़ हम लोग शायरी में इस्तेमाल करते हैं, ये हो नहीं सकता कि जहन तबादुर न करे मौलाना की बैत की तरफ। तो क्या गालिब के जहन में तबादुर नहीं किया होगा? ज़रूर किया होगा। और गालिब मौलाना पर चोट भी करना चाहते हैं हल्की सी। शायद उनका नगमा नए में महदूद हो सकता हो, लेकिन मेरा नगमा और मेरी फरियाद नए में महदूद नहीं हो सकती। नाला पाबंदे नए नहीं है। जिस तरह चाहो फरियाद करो, जिस तरह चाहो गिलाए करो, जिस तरह बकौल अखलाक खान साहब के आगही और इरफान हकीकत तुमको जिस नताइज पर पहुँचाए, उससे तुम्हारे दिल को जो ठेस लगे, जो तुम्हारा रिएक्शन हो, उसको जिस तरह भी तुम चाहो बयान करना चाहो, रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी के साथ करो, न करो, आज़ाद नज़्म में करो, किसी चीज़ में करो, फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नए नहीं है। तो क्या मैं कहूँ, इतनी जसारत करके अखलाक खान से डर है मुझे कि मुझसे बाद में ये सवाल करेंगे कि क्या मौलाना उनकी नज़र में नहीं थे, और क्या वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मेरा नाला तो किसी नए का पाबंद है नहीं। मैं जिस तरह हो सकता है मौलाना इरफान का आलम था उनके ऊपर, और वो नए हमेशा से एक इरफान का सिंबल रही है, उन्होंने शायद उससे इस्तिफादा किया, लेकिन गालिब ने बहरहाल शायद कुछ सोच समझ कर नए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पर, मेरा ख्याल है। ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, उर्दू वाले तो गालिब से बहुत वाकिफ़ हैं, मगर फ़ारसी वाले भी थोड़े से वाकिफ़ हैं। बहरहाल इसमें 4 मकाले पढ़े गए। पहला मकाला अरशद जाफरी साहब का था, बहुत अच्छा मकाला, यंग स्कॉलर हैं। गम से उन्होंने यहाँ, गालिब के पास तो हज़ारों गम थे, उन्होंने यहाँ गम रोज़गार से मुराद लिया उसको, और गम को उस बसीत माना में कम से कम इस मकाले में नहीं बरता, आइंदा बरतेंगे, शायद ये पहला कदम हो। और ये उन्होंने इसमें सिर्फ गम रोज़गार से ताल्लुक़, गम इश्क़ अगर ना होता, गम रोज़गार होता। गम इश्क़ क्या था गालिब को, ये तो गालिब भी जानते हैं और कुछ गालिब शनास भी जानते हैं। बहरहाल आपने गम इश्क़ से ज़्यादा सरोकार नहीं रखा, गम रोज़गार से ज़्यादा सरोकार रखा, वो भी उसका एक पहलू है। लेकिन गालिब का गम तो बसीत था, और वो गम था भी नहीं, वो तो एक रिएक्शन था, अक्सुल अमल था उनका। उसको गम या ग्रीफ या उस तरह से हम शायद ना देखें। गम तो उनकी ज़िंदगी में एक जुज़ हमेशा से रहा। बहरहाल ये एक बहुत लंबी बहस है, इस पे जाने से इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मकाला था आपका अरशद जाफरी साहब। और दूसरे मकाले के बारे में मैं क्या कहूँ, अखलाक अहमद अहान साहब की फ़िक्र से, उनके कलम के ज़ोर से, उनकी फ़िक्र के ज़ोर से हम सब वाकिफ़ हैं। और उन्होंने गालिब और बेदिल की आगही को तकरीबन कंपेयर किया, एक तरह से मुकायसा किया उसका अपने मकाले में। और मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। कभी मैं जब आप आगे बढ़े तो मैंने कहा कि मगर बेदिल की आगही और गालिब की आगही में तो फ़र्क है। और फिर मैंने देखा कि आप भी उसी नहज पर आ गए और आप उसी राह पर आए, और आपने इसमें और भी बहुत कुछ कहा है जो कि आपने वक्त की तंगी की वजह से यहाँ नहीं पढ़ा।
और यकीनन जब मकाला पढ़ेगा तो हम लोग उससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन आगही की बात हो तो बेदिल और गालिब की बात तो होगी ज़रूर, लेकिन वही बात है कि बेदिल की आगही कुछ और तरह की है और गालिब की आगही कुछ मुख्तलिफ़ तरह की है, और दोनों के तहय्युर में भी फ़र्क है। और ये तहय्युर का लफ्ज़ भी क्या अच्छा है, मगर इस तहय्युर पर तो अनीस अशफाक साहब वो शेर अगर न याद आए तो बड़ी ज़्यादती है। पढ़िए, तहय्युर इश्क खबर है, तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। तो तहय्युर का लफ्ज़ जब से शुरू होता है और आज तक आता है, और उसकी क्या क्या शेड्स हैं इसके मानी के, बड़ा ही तकलीफ़ देह लफ्ज़ है और बड़ा ही माना खेज़ और रुमूज़ व असरार से भरा हुआ लफ्ज़ है ये तहय्युर। उसकी तरफ भी आपने इशारा किया। बहरहाल हम ममनून है आपकी इस फाजिलाना मकाले के। बाबादीन दोताज उस्तादान अर्जुमंद ईरान की जन तशरीफ़ दारत मकाला है खुदशुन बेज़बानी फ़ारसी इंजा क़िरात फ़रमुदन वहल मन खैली खुशालम की बेज़बानी फ़ारसी हम मकाले इंजा खुद शुदे चरा चू गालिब गुफ्ते फ़ारसी बी था बेबीनी नक्शा ये रंग रंग पपस अगिमा दर मरकज़ गालिब सोहबत मिकुनीम व राजिब गालिब सोहबत मिकुनीम बस हक दार गालिब हक दार फ़ारसी कि अकल्ला दो मकाले दर ये जलसा सुखरनानी बेज़बानी फ़ारसी बायत बाशे। और डॉक्टर मोहम्मद रज़ा नसीरी के वाक़या ये गालिब शनास से जिद्दी हस्तन व राजिब गालिब मकाला है ज़ियादी दारान बराई मखसूसन बराई वाज गुज़ीनी गालिब हारज़दान व बराई शूरिश इश्क़ गालिब सोबत फारमुदा निशुन व गुफ्तन के चितौर दर दस्तमून खैली जालिब आगा डॉक्टर गज़ली फारमुदीद के चिजूरी गालिब दर दस्तमू खुदाश अज़ उन वाजहा ये फ़ारसी का हालत तकरीबन बेकार नमी बरान अज़ उन वाजहा इस्तिफ़ादे मिकुने दर दस्तमू खुदाश व चितौर उन तहाजुम फ़ारंगी अस तरफ सुल्ता बरतानिया के दर उन वक्त गालिब बूद चितौर पूरा तहत तासीर उन तहाजुम फ़ारंगी मामी भी नीम खैली ममनून नीम जनाब अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ा नसीरी के मकाले बिस्यार बिस्यार बसीर तफूज़ व आलिमाना खुदशुन इरशाद फारमुदन क़िरात फारमुदन दर जलसा सुखरनानी व बादन दर आखिर जनाब डॉक्टर करीम नजफ़ी के नीमरूज़ रो तासी व तदवीन करदन बा मुक़द्दमा फाजिलाना खुदशुन व इंजा इजरा हम शुद व आगा डॉक्टर रायज़ान फ़रंगी ईरान दर हिंद बूदन मा खैली ममनूनी हज़रत अली के न फ़कत बे ज़िंदगानी गालिब हज़रत अली सुखन गुफ्तीद बल्कि राज्य पे यानी मसल मुक़ायसे खरीद बैन नस्र गालिब व नस्र अबुल फ़ज़ल के वाक़ खैली खैली नज़दीक बहम दरबाजी माना हा मा खैली ममनूनी अज़ हज़रत अली जनाब आगा डॉक्टर। और आखिर में मैं ममनून हूँ गालिब इंस्टीट्यूट की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सेमिनार में शिरकत करूं, और ममनून हूँ आप तमाम हज़रात की जिन्होंने इस देर वक्त तक बड़े तहम्मुल के साथ और दिलचस्पी के साथ तमाम मकालों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हाज़रीन जलसा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। कल सुबह 10 बजे 5वें इजलास के लिए हम दोबारा मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।